कुंजन या कथा, संगीत सरगम और कविता, हर विधा का एक रूप है, अनेक रूप है विविधा 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 विविधा। विविधा कार्यक्रम में हम अलग अलग शख्सियतों को उनकी खूबियों के साथ प्रस्तुत करते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्रीमती वंदना गुप्ता की कहानी, जिसका शीर्षक है 40 पार की औरत और एक प्रश्न। तो आइए सुनते हैं श्रीमती वंदना गुप्ता की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम वंदना गुप्ता है। मैं कहानी, कविता, उपन्यास और समीक्षाएं लिखती हूँ। मेरे अब तक 7 कविता संग्रह, एक कहानी संग्रह बुरी औरत हूँ मैं, 2 उपन्यास, एक है शिकन के शहर में शरारत जो खाप पंचायत पर आधारित है, ऑनर किलिंग पर, और एक उपन्यास है अंधेरे का मध्य बिंदु, ये लिव इन रिलेशन पर आधारित है। इसके अलावा मेरे 2 समीक्षा संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। अब तक 30 साझा संग्रहों में मेरे कविता, कहानी और लेख प्रकाशित हो चुके हैं। अभी मेरा कविताओं का एक अंग्रेजी में अनुदित संग्रह प्रकाशित हुआ है। साथ ही ई कविता संग्रह और ई कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। देश की सभी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में अब तक मेरी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। साथ ही कविता कोश, भारत कोश आदि पर हिंदी समय पर मेरी कविताएं शामिल हैं। और मेरी कविताओं का अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी और नेपाली में अनुवाद हो चुका है। मित्रों, मुझे एक कहानी के लिए सुजाता शुक्ला जी ने आमंत्रित किया है। मैं अपने कहानी संग्रह बुरी औरत में से एक कहानी आपके लिए सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है 40 पार की औरत और एक प्रश्न। चांदनी रात के नाम से मशहूर गोष्ठी, जिसमें तारों की छांव में धरती के सितारे अवतरित हुए थे और अपनी विचारधारा से अवगत करा रहे थे। खामोशी के पांव में मानो विद्वत जनों ने अपनी वाणी की बेड़ी डाल दी थी। आवाज थी तो सिर्फ वक्ता की, श्रोता मंत्र मुग्ध सुनने में व्यस्त। सांसों की आवाजें भी मानो अवरोध उत्पन्न कर रही हों। एक ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा बनने का आज करुणा को सुअवसर मिला था, जिसका विषय था 40 पार की औरत और एक प्रश्न। इसी मंच पर वक्ताओं की दीर्घा में बैठी करुणा बड़े ध्यान और धैर्य से इस विषय पर विभिन्न मंचस्थ विद्वानों के वक्तव्यों को सुन रही थी। एक से बढ़कर एक अपनी विद्वत्ता की आभा को समेटे पुरुष और स्त्रियों की वह मंडली, जिसमें उस क्षण यह कहना कठिन था कि उनमें किनके व्याख्यान श्रेष्ठ हैं। उसे इंतजार था किसी खास के वक्तव्य का। लेखक, कवि और विचारक श्री नवीन के इस विषय पर व्याख्यान को सुनने का, जिसके लिए वह घंटों से बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। वह अभी प्रतीक्षा कर ही रही थी कि कानों में पड़ती मंत्र मुग्ध कर देने वाली ध्वनि ने उसे रोमांचित कर दिया। 40 पार की औरत के पास वक्त नजाकत नहीं भरता। थोक के भाव बिना मोल भाव के फर्शी सलाम ठूंकता है। दिन रुपहले सुनहरे नहीं रहते, छा जाती हैं उन पर भी केशों की सफेदी। सारा काम कर लो,
फिर भी वक्त मानो सांस रोके खड़ा हो और कहता हो, अभी तो मैंने कदम ही रखा है, अभी तो मेरा जन्म ही हुआ है, कैसे बिसरा दिया जाऊं? अभी तो मेरे पंखों ने परवाज भी नहीं भरी है, फिर कैसे सांझ की चौखट पर सजदा करूं? और बैठ जाती है 40 पार की औरत वक्त के किनारों पर हाशिए खींचने, उसकी पेशानी पर एक इबारत लिखने, और ढाल देती है खुद को वक्त के नए सांचे में, गढ़ लेती है खुद के लिए एक नया खांचा, और करने लगती है खुद को उसमें फिट, बिना किसी जोड़ तोड़ के, बिना वक्त की नब्ज को जाने चलने लगती है, बहने लगती है वक्त के साथ बहते रेले में। उनमें से कुछ आ जाती हैं आभासी दुनिया का हिस्सा बनने, और गढ़ने लगती हैं एक नए शाहकार, फूंक देती हैं उम्र भर की जलती सुलगती तीलियों में प्राण, डुबा देती हैं खुद को लेखन में, लिखने लगती हैं दर्द के सीने पर वक्त की तहरीरें, जिनमें जिंदगी कम मगर पल पल की मौत के फूल कड़े होते हैं। यूं बना देती है शाहकार जो उम्र सा खर्चीला तो नहीं मगर गर्वीला जरूर होता है, और इसी सफर में बनने लगते हैं बहुत से नए नाजुक आभासी रिश्ते, जीने लगती है वो इन रिश्तों को भी। उनके मुग्ध कर देने वाले शब्दों में खोई करुणा बस उस क्षण गुन रही थी कि क्या एक पुरुष भी औरत को पढ़ सकता है? ऐसा लग रहा था जैसे उसके मनोभावों को कोई अपने व्याख्यान में समेट रहा हो। आखिर वह भी तो 40 की ही थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि कोई आदमी भला कैसे उसके भावों को समझ सकता है, उसके मौन को पढ़ सकता है, या फिर ये सिर्फ एक कोरा आख्यान भर है खुद को स्त्रियों का खैर ख्वाह सिद्ध करने का, एक आडंबर, एक ऐसा नकाब जिसके पीछे एक विभत्स चेहरा छिपा हुआ है। ये सब सोचते हुए करुणा विगत में पहुंच गई जब ऐसे ही एक सम्मेलन में उसने श्री नवीन को सुना था और मंत्रमुग्ध हो गई थी। चलचित्र की भांति उसकी आंखों के आगे घटनाक्रम घूमने लगा। जहां मिल जाते हैं इन्हीं से कुछ सांसों की तरह दर्द के हमसफर, और एक कश्ती के सवारों में आत्मीयता का होना ही उनका संबल बन जाता है। एक का दर्द दूजे को अर्थ दे जाता है, और तंग मोड़ों से गुजरते हुए भी आभास का आभास बना रहता है, जो दर्द की तहरीर पर अपने दर्द के फाहे रख सुकून की मरहम लगा देता है। बस कुछ ऐसा ही आत्मीय रिश्ता बन गया था करुणा और श्री नवीन का। श्री नवीन की रचनाएं, उसकी कविताएं, उसकी गजलें और उसके शेर और उसकी कहानियां सब मानो किसी ने दर्द के तालाब में डुबो कर निकाले और इश्क का जाम घूंट घूंट पिया हो। जख्मों की दलदल में मानो कोई तिनका डूब कर जिया हो। कुछ ऐसी लेखनी के मालिक थे श्री नवीन। जो पढ़ता उन्हीं का हो जाता, उन्हीं के शब्द उसके कानों में घंटियां सी बजा रहे हो, एक हलचल मचा रहे हो, एक अनाम सी दस्तक दे रहे हो। ऐसा हाल करुणा का भी हो जाता जब भी वो श्री नवीन को पढ़ती और फिर उन्हें सराहती। कभी कभी उनके लेखन से उसे भी खुद के लेखन की एक नई राह मिलती। बातचीत भी शुरू हो गई। आखिर कैसे ना होती? कोई आपका प्रशंसक हो तो आप उससे बात किए बिना कैसे रह सकते हैं? तो करुणा और श्री नवीन के मध्य कैसे ये दूरी रहती? क्यों इतना दर्द समाया है तुम्हारे लेखन में? तो एक ही जवाब आता, बहुत अकेला हूं मैं। घर परिवार होते हुए भी अकेलापन आज हर दूसरे इंसान की कहानी है, तो करुणा के लिए नई बात नहीं थी। मगर अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए उसने तो वक्त की आंख में आंख डाल दी थी। मगर श्री नवीन की सोच कुछ जुदा।
क्या कारण है जो तुम ऐसा कहते हो? अच्छा भला घर परिवार है, कोई कमी नहीं, फिर किस चीज की जरूरत है नवीन तुम्हें, जो यूं शब्दों के अरण्य में भटक कर अपने गम को गलत करते हो? कौन सी ऐसी चाहत है जो पूरी नहीं हुई? कुछ तो बताओ। यूं पहेलियां सी मत बने रहो। जब दोस्त बने हैं तो इतना जानने का हक तो बनता ही है ना। करुणा, मैंने बताया ना, मुझे एक साथ की जरूरत है। एक साथी जो जब पुकारूं, आवाज दूं, वो दौड़ा चला आए, मेरे दर्द में शरीक हो, मेरे साथ कुछ बेशकीमती पल गुजारे, मेरी तन्हाइयों में मुझे संवारे, मेरी रूह में अपनी रूह उतारे, जो मेरी खामोशी को सुन सके और उसे व्यक्त कर दे। आह करुणा, तुम नहीं समझोगी मेरी चाह। और ये बात कितनी बार करुणा को कह चुके थे। उससे उसका फोन नंबर मांगते, मिलने को कहते, अपनी तन्हाई का वास्ता देते, अपनी नज़्मों में दर्द का शाहकार गढ़ करुणा को करुण करने की कोशिश करते। और जब देखा कि इन तिलों से तेल नहीं निकलेगा तो करुणा से किनारा करने का इरादा बताने लगे। कई दिन हो गए जब और वो करुणा को दिखाई नहीं दिए तो उसने मैसेज में पूछा कि कहाँ गायब हैं? करुणा, तुम्हारी और मेरी दोस्ती का कोई औचित्य नहीं, जिसमें जब दोस्त को जरूरत हो सबसे ज्यादा तुम्हारी, तो तुम तक न पहुंच सके, न बात कर सके। हमारी दोस्ती का कोई मतलब ही नहीं जिसमें आत्मीयता ना हो, जिसमें दोस्त की आंख में आंख डालकर कुछ कहा ना जा सके, जो मेरे गम का साथी न बन सके। ऐसी दोस्ती किस काम की? आप जब चाहें मुझसे बात कर सकते हैं, अपने दर्द को मेरे संग बांट सकते हैं। मैंने कब मना किया? नहीं करुणा, इस तरह क्या फायदा? तुम एक वर्जित फल सी अपने किनारे में सिमटी रहो और मैं एक प्यासा कुएं की जगह पर खड़ा रहूं। नहीं, मुझे ऐसे साथी की तलाश नहीं। तो फिर कैसे साथी की तलाश में हो? किसी ऐसे साथ की तलाश में है जो मुझे समझ सके, मेरी तकलीफों में मेरा हाथ पकड़कर सहला सके, जिसके घुटने पर सिर रख मैं कुछ देर सो सकूं, जो साथ बैठने पर झिझके नहीं, जिसके सीने पर कुछ देर सिर रख खुद को भुला सकूं, क्योंकि यहाँ प्रेम शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक होगा। एक ऐसा साथ जो जो मेरे होठों से झरे शब्दों को ओघ भर पी ले और मुस्कुरा दे। समझ रही हूं तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें एक ऐसा साथ चाहिए जो स्वतंत्र हो मगर तुम्हारी आत्मीयता में परतंत्र, जो मोहब्बत का समंदर हो मगर हर किनारे पर एक प्यास हो, सूखी रेत पर कश्ती बह रही हो और वो हाथ में हाथ लिए उनके पास बैठी हो एक गजल बनकर। प्यार की प्यास की कशिश तो वो ही जान सकता है जो खुद प्यास के मुहाने पर बैठा हो, सामने दरिया हो मगर प्यास बुझाने की जरूरत ही ना हो। एक आह्लादिक प्रेम की ताबीर बनाना ही जिसका मकसद हो। यही कहना चाहते हो ना? हाँ करुणा, जहाँ स्पर्श वर्जित प्रदेश का बादशाह बन उम्र कैद की सजा ना सुना सके, जहाँ तुम हो, मैं हूं, तन्हाई हो, एक जाम हो, सिगरेट का कश लेते हुए जहाँ कुछ देर जी सकूं, अपना गम हल्का कर सकूं। करुणा, तुम्हें नहीं पता मेरे सीने में कितने ज्वालामुखियों ने विस्फोट किया हुआ है। मैं एक जलता सुलगता वो सूरज हूं जो सबको रोशनी तो दे सकता है मगर जिसकी किस्मत में खुद उम्र भर जलना ही लिखा है। जब उन्होंने बताया तो समझ तो गई
मगर वो उसके जमीन को गवारा ना था, वो उसकी सीरत ना थी, वो उसके संस्कार ना थे। गैर मर्द का स्पर्श अगर नजरों से भी हो तो जान जाती है कि फिर यहाँ तो खुला आमंत्रण था रुई और चिंगारी का। एक मीठा जहर दर्द की चाशनी में लिपटा आमंत्रित कर रहा था। उम्र का जंगल उसने यूं ही पार नहीं किया था और अब तो ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां यौवन ने अपने सारे वसंत समेट लिए थे और पतझड़ की चौखट अभी दूर थी। एक वह संधि काल जैसी अवस्था जहां हिलोरे मारने को एक सूखा सावन सांस भरा करता है, मगर अपनी मर्यादा की लकीरों में सिमट कर। देखो नवीन, यदि तुम ये सब मुझसे अपेक्षा रखते हो तो मत रखना। मैं उस तरह की औरत नहीं। हाँ, एक स्वस्थ दोस्ती का रिश्ता जरूर कायम रह सकता है, यदि तुम्हें दोस्ती के सही अर्थ पता हो तो। नहीं करुणा, ऐसे रिश्ते तो बहुत मिल जाते हैं। मुझे तो कोई ऐसा मुझे तो कोई ऐसा चाहिए जिसे आगोश में भर लूं तो भी नागवार ना गुजरे, जिसे छू लूं तो भी नाहक ना पेशानी पर बल पड़े। वो जो सिर्फ मेरी हो, एक ऐसी अपनी जिसमें जिस्म होते हुए भी ना हो और ना होते हुए भी हो। ओह, तो तुम्हें एक रखेल चाहिए। नहीं नहीं करुणा, तुम गलत समझ रही हो। वो तो बाजार में बहुत मिल जाएंगे। तुम समझ नहीं रही मैं क्या चाहता हूँ। नहीं नवीन, इतनी अनजान नहीं तुम्हारी चाहतों से। सब समझ रही हूँ, वो जो तुम कह रहे हो और वो भी जो तुम नहीं कह रहे हो। माफी चाहती हूँ, मेरे लिए दोस्ती एक पवित्र रिश्ता है और मैं उसकी गरिमा को कभी भंग नहीं कर सकती। ठीक है करुणा, इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि अब तुम्हारा मेरा निभाव संभव नहीं। मैं तुम्हें अनफ्रेंड कर रहा हूं। मर्जी तुम्हारी। और हो गया पटाक्षेप आभासी दुनिया के एक आभास का। चाहे कोई कितना ही लबादा ओढ़े शब्दों का, मगर इतनी भी अनजान न थी जो समझ ना पाती कहे का अर्थ या मंशा। प्रेम के नाम पर मानसिक दोहन की आखिर 40 पार की औरत थी, कैसे ना समझ पाती अनकहे शब्दों के अर्थों को। कोई षोडश वर्षीय नवांगना नहीं थी जो बह जाती चाशनी में लिपट कर। बेशक प्रेम की प्यास के दीवाने सिर्फ डूबा ही करते हैं, मगर करुणा में कहीं ना कहीं जिंदा थी एक औरत और उसकी मर्यादा। एक कसक, एक वितृष्णा से भर उठी करुणा और सोचने लगी। मेरे लिए आभासी दुनिया कोई दिल बहलाने का सामान नहीं था। मैं तो खुद को जी रही थी अपने लेखन में, खुद को अभिव्यक्त कर रही थी खुद के सामने। ऐसे में कुछ संजीदा दोस्त ही मेरी धरोहर थे और मैं श्री नवीन से एक वैचारिक लगाव भर था, एक दर्द का रिश्ता था, इससे इतर कुछ भी नहीं। मगर मेरी आत्मीयता, संजीदगी ने शायद श्री नवीन को कुछ और ही सोचने पर मजबूर कर दिया और वो रिश्ता जो भी घुटने के बल सरकना ही शुरू हुआ था, सिर्फ दोनों की अपनी अपनी चाहतों की वजह से सागर के किनारे प्यासा ही दम तोड़ गया। एक अच्छे दोस्त को खोने की फांस करुणा के जख्मों में दर्द की एक और टीस में इजाफा कर गई और उसे बतला गई आभासी और वास्तविक दुनिया में रहने वाले किरदारों में कोई फर्क नहीं होता। दर्द देना उनकी फितरत में शुमार होता है। सिर्फ अपनी चाहतों की पूर्ति के लिए एक संजीदा रिश्ते को तोड़ना उनके लिए आसान होता है और अब करुणा को सिर्फ यही एक प्रश्न खाई जाता था और जैसे आज उसे मौका मिल गया था अपने अंदर उपजी पीड़ा से निजात पाने का, हर प्रश्न को सम्मुख रखने का, उस जनता जनार्दन के आगे जिसके पास हर बात का उत्तर होता है, जो साहित्य से इतर एक जिंदगी ऐसी जीती है जहां रोज इन समस्याओं से उसे दो चार होना पड़ता है
और जब उसके मन की, उसके जीवन की बात हो तो उसे अपनी सी लगती है और उनकी प्रतिक्रिया ही सबसे अहम स्थान रखती है। इसलिए जब करुणा का नंबर आया बोलने का तो उसने अपनी बात इस प्रकार रखी। प्रश्न का जवाब प्रश्न से करती करुणा का अंदाजे बयां सबसे जुदा था। आखिर क्यों पुरुष स्त्री की तरह रिश्ता कायम नहीं रख सकता? स्त्री जो अपने घर परिवार के लिए हमेशा समर्पित होती है, चाहे कितनी ही चोटें खाई हों, फिर भी जी लेती है पूर्ण समर्पण से, तो पुरुष ऐसा क्यों नहीं कर सकता? क्यों बुझी हुई सिगरेट में चिंगारियां ढूंढा करता है? क्यों नए आयाम गढ़ना चाहता है, वो भी सिर्फ अपनी शर्तों पर ही, अपने कायदों के अनुसार? और अगर उसकी चाहत को नहीं मिलता आयाम उसके मन मुताबिक, तो कैसे दूसरी राह पर बढ़ लेता है? कैसे नई तलाश में जुट जाता है? जबकि स्त्री तो हर रिश्ता पूरी शिद्दत से निभाती है, फिर वो घर परिवार का हो या दोस्ती का, आभासी हो या वास्तविक। क्या 40 पार की औरत सहज सुलभ होती है, ऐसी उसकी मानसिकता होती है, या वो सोचता है इस उम्र तक आकर उकता चुकी होती है एक स्त्री अपने साथी से, या ऊप पसर चुकी होती है उनके रिश्तों में, तो उसका फायदा उठाया जाए? जाने क्यों पुरुष को हमेशा स्त्री सहज सुलभ चाहिए, हर जिम्मेदारी से मुक्त होकर, देह के साथ, मन के साथ, अपने घर परिवार और रिश्तों को ताक पर रखकर सिर्फ उसकी चाह को आकार दे और एक तरुणी सा व्यवहार करे उम्र के उस मोड़ पर, जहां जाकर वैसे ही औरत की ज्यादातर इच्छाएं तिरोहित हो चुकी होती हैं। शायद डरता है उनके अंदर का मर्द कि कहीं किसी तरुणी को आमंत्रित किया तो कहीं वो ही ना उसे ठग कर निकल जाए, या वो उसकी अपेक्षाओं पर खरा ही ना उतरे, या वो सिर्फ उसके पैसे के लिए ही उससे रिश्ता जोड़े। जबकि 40 पार की औरत गुजरी होती है जिंदगी के इतने मोड़ों से कि कहीं ना कहीं एक कुंठित ग्रंथि उसके अंदर भी पनपा करती है। इसलिए आसान होता है इसकी सोच के धरातल को अपने चाहतों की इबारत तक लाना। पुरुष सोच के पलड़े में हमेशा स्त्री की देही क्यों होती है? उससे इतर उसके संपूर्ण वजूद पर क्यों नहीं उसकी दृष्टि पड़ती? क्यों उसे लगता है कि जो सोशल साइट पर आती हैं वो स्त्रियां सहज सुलभ हैं या किसी न किसी हीन ग्रंथि का शिकार? इसलिए आसान है उसके लिए अपना जाल बिछाना और फंसाना। आज जाकर समझ आया पुरुष के लिए औरत सिर्फ औरत ही होती है, फिर वो चाहे 40 पार की हो या 20 या 80 पार की। वहां मायने नहीं रखती मर्यादाएं, मायने रखती हैं तो सिर्फ चाहते। पुरुष और स्त्री के नजरिए में आखिर ये अंतर क्यों होता है, जबकि एक ही मिट्टी से दोनों पैदा होते हैं, एक जैसी शिक्षा उन्होंने पाई होती है? फिर कैसे मानसिक धरातल पर दोनों की सोच और ख्यालों में इतना फर्क होता है जो अपनी कटिबद्धता को नहीं पहचानता? या फिर दुनिया में सिर्फ एक ही रिश्ता होता है, औरत और मर्द का रिश्ता, जिस्म से शुरू होकर जिस्म पर ही खत्म होता है? एक ऐसा प्रश्न जिसे हर औरत सदियों से खोज रही है, मगर जाने किस मिट्टी में उत्तर के बीज दबे हैं जो किसी भी हल से खोदे बाहर निकलते ही नहीं। और याद आती है ये कविता जो शायद इस कुंठित मानसिकता वासियों के लिए काफी है एक जवाब बनकर, क्योंकि हल तो जरूर होते हैं कहीं ना कहीं यदि प्रश्न है तो। स्त्रियां नहीं होती हैं 40, 50 या 80 साल और ना ही होती हैं 16 साल। यौवन धन से भरपूर हो सकती है किशोरी या तरुणी, प्रेयसी या आकाश विहरणी। हर खड़खड़ाती नजर में गिद्ध दृष्टि वहां नहीं ढूंढती यौवनोचित आकर्षण, वहां होती है बस एक स्त्री और स्खलन तक होता है एक पुरुष। प्रदेश हो या घाटियां या तराई, वो बेशक उगा लें अपनी उमंगों की फसल, मगर नहीं ढूंढती कभी मुफीद जगह, क्योंकि जानती हैं बंजरता में भी
उष्णता और नमी के स्रोत खोजना। इसलिए मुकम्मल होने को उन्हें नहीं होती जरूरत उम्र के विभाजन की। स्त्री हर उम्र में होती है मुकम्मल अपने स्त्रीत्व के साथ। भीग सकती है कलकल करते प्रपातों में उम्र के किसी भी दौर में। उम्र की मोहताज नहीं होती उसकी स्त्रियोचित सहज सुलभ आकांक्षाएं। देह निर्जर नहीं सूखा करता किसी भी दौर में, लेकिन अतृप्त इच्छाओं कामनाओं की पोटली भर नहीं है उसका अस्तित्व। तुम्हारी सोच के कबूतरों से परे है स्त्री की उड़ान के स्तंभ। जी हाँ, कदम बोसी को करके दरकिनार स्त्री बनी है खुद मुख्तार। अपनी जिंदगी के प्रत्येक क्षण में फिर उम्र के फरेबों में कौन पड़े। अब कैसे विभाग करोगे जहां ऊंट किसी भी करवट बैठे स्त्री से इतर स्त्री होती ही नहीं। फिर कैसे संभव है 16, 40 या 50 में विभाजन कर उसके अस्तित्व से उसे खोजना। ये उम्र के विभाजन तुम्हारी कुंठित सोच के पर्याय भर हैं ओ पुरुष। और जैसे ही करुणा ने अपना वक्तव्य खत्म किया, सारा वातावरण 5 मिनट तक तालियों से गुंजायमान होता रहा। अब तक इतने लोगों के वक्तव्यों के बाद एक बार भी जनता जनार्दन ने खड़े होकर करतल ध्वनि करते हुए इस तरह उत्साहवर्धन नहीं किया था, क्योंकि वह महिलाओं से दुगना जमावड़ा पुरुष वर्ग का था। और आज करुणा को उस प्रश्न का जवाब मिल गया था जब गर्वोन्मत्त मस्तक के साथ वो बाहर निकली, प्रशंसकों से घिर गई। शायद यही है 40 पार की औरत के प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर, जहां उसकी स्वीकार्यता खुद उसके पांव में सजदा करती है। धन्यवाद।